और फिर जब मैं एब्सेंट था उस दिन भी मैंने जिग्नेश सर से कुछ वीडियोस शेयर किए थे आपको बताने के लिए क्लासरूम में। तो उसमें भी एक एग्जांपल था एसिंक टास्क का। तो वो एसिंक टास्क क्लास का वीडियो बताने का आपको खास मकसद था कि हमें जो आगे करना है, मतलब कि हमने क्रूड एप्लीकेशन की, हमने क्रूड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंड्रॉइड में डिस्कस किया कि भाई we can connect to a local database, the database which is in device on memory, जिसको हम SQLite database कहते हैं। SQLite database होता है, उसके साथ हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब कि क्रूड ऑपरेशंस। वी कैन क्रिएट डेटाबेस, वी कैन परफॉर्म, वी कैन क्रिएट टेबल, वी कैन परफॉर्म insert, update, delete, view, etc. operations. Excuse me. We can create perform various operations on underlying database. Now जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जो मैं आपको नेक्स्ट करवाना इसी लाइन पर आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो है रिमोट डेटाबेस। हाँ, देखो, जब हम आजकल हम ऐसे भी एप्लीकेशंस काफी देखते हैं मोबाइल की, जिसमें इंटरनेट हो तो ही वो चालू रहती है, मतलब काम करती है। और वो एप्लीकेशन जो डेटा देती है अपने को, वो डेटा वो रिमोट सर्वर से, मतलब चाहे वो डेटाबेस में हो या किसी भी तरह से हो, लेकिन वो आता है मोबाइल के बाहर से। मतलब कॉन्टेक्स्ट की एप्लीकेशन है, देखो कॉन्टेक्स्ट की एप्लीकेशन, तो वो कॉन्टेक्ट की एप्लीकेशन आपको जो कॉन्टेक्स्ट बताती है ना, वो कॉन्टेक्स्ट आपके डिवाइस की मेमोरी में से आते हैं। जबकि आप जो कॉन्टेक्स्ट वहां पे देखते हो वो सब आपके डिवाइस की मेमोरी से आते हैं। लेकिन अगर आप सोच लो कि आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप में आप देख रहे हो, तो व्हाट्सएप में जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो सर्वर से आ रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। हम किसी वेब हमने सपोज किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें, हम फ्लिपकार्ट की बात करें, तो उसमें जो आइटम्स आपको दिखाई देती है, आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ऑन करते हो, तो जो आपको दिखाई देती है आइटम्स, वो एक्चुअली आपके मोबाइल में नहीं स्टोर है। वो इमेजेस सभी आइटम के नेम, वो सब आपके मोबाइल से नहीं आ रहे। वो कहाँ से आ रहे हैं, वो फ्लिपकार्ट के सर्वर से आ रहे हैं। तो काफी ऐसी एप्लीकेशंस आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो रिमोट डेटाबेस से डेटा एक्सेस करके हमें डिस्प्ले करती है। तो कई बार हमें हमें भी ये आवश्यकता हो सकती है कि हम डेटाबेस को किसी रिमोट सर्वर पे स्टोर करके फिर एक्सेस। इससे क्या होता है कि व्याप बढ़ जाता है अपनी एप्लीकेशन का। मतलब अगर डेटाबेस रिमोट है तो क्या होगा कि अपनी एप्लीकेशन काफी सारे डिवाइसेस में इंस्टॉल हो सकती है, और हर डिवाइस से जहां पे उसको हमने इंस्टॉल किया है वो हर जगह से उस डेटा को एक्सेस कर सकती है ना। जैसे कि आपके मार्क्स, आप जीटीयू की वेबसाइट में अपना रिजल्ट चेक करते हो तो किसी भी मोबाइल से कर सकते हो, है ना। तो वो भी देखो एक एग्जांपल हो गया। नो डाउट आप ब्राउजर के थ्रू करते हो, लेकिन एप्लीकेशन भी है उसकी। तो एप्लीकेशन में आप जब अपना रिजल्ट सर्च करोगे तो वो जीटीयू के डेटाबेस से फैच होके आएगा। फिर ये आप अभी एप्लीकेशन बना रहे हो, मतलब कि ये पिज्जा टाउन की बना रहे हो, पिज्जा शॉप ऑनलाइन, ब्लड डोनेशन। तो ब्लड डोनेशन की अगर बात करें, ये जो एप्लीकेशन है चिंतन की, तो वो भी अलग अलग मोबाइल्स में हो सकती है। और किसी भी मोबाइल से क्लाइंट सर्च करेगा तो उसको वो सेंट्रली जो डेटा है वो मिलेगा। मैं अपने मोबाइल से भी सर्च कर सकता हूँ कि बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप हो, ऐसे डोनर्स कहाँ पे और कितने अवेलेबल है। चिंतन अपने मोबाइल से, रूपाली अपने मोबाइल से, आप सब अपने मोबाइल से वो सर्च करोगे तो सेम डेटा आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आशुतोष भाई आए हैं और वो एज ए डोनर रजिस्टर होते हैं अपने मोबाइल से कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव, और मैं डोनेट करना चाहता हूँ, तो वो अगर एप्लीकेशन में रजिस्टर होते हैं तो वो हमें भी अपने मोबाइल में दिखाई देगा। हम अपने मोबाइल में जब सर्च करेंगे ओ पॉजिटिव वाले डोनर्स कितने हैं, तो उसमें आशुतोष भाई का नाम आ जाएगा। बिकॉज की जो रजिस्ट्रेशन किया आशुतोष भाई ने और उनका जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ ना, वो उनके मोबाइल में स्टोर नहीं हुआ है, वो कहाँ पे स्टोर हुआ है, रिमोट डेटाबेस में। और हमारी एप्लीकेशन से जब हम सर्च करते हैं तो वो डेटा भी कहाँ से आता है,
रिमोट डेटाबेस से आता है इसलिए। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के लिए हमें पहले यहाँ पे डिस्कस करना है एसिंक टास्क क्लास। तो देखो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, इज माई स्क्रीन विजिबल फ्रेंड्स? या अगर आप चाहो तो वहाँ पे जो अपना कंप्यूटर है ना उस पे लेआउट चेंज कर सकते हो। ओम जरा लेआउट चेंज कर देना भाई। कर दे, अरे भाई कर दे ओम, जरा लेआउट फुल स्क्रीन कर दे। यहाँ पे सामने सामने कॉर्नर में ऊपर ऊपर कॉर्नर में लेफ्ट साइड दरवाजे के ऊपर, लेफ्ट साइड दरवाजे के ऊपर। हाय अब कर दे यार, फुल स्क्रीन कर दे। चलो कोई बात नहीं, कोई आप में से स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे इसलिए बोल रहा हूँ कि फुल स्क्रीन कर लो तो दिखाई देगा सही तरह। साइड में से जो लेआउट है ना वो चला जाएगा, बाकी आप सबके लॉगिन्स दिखाई दे रहे हैं ना वो चला जाएगा। फुल स्क्रीन कर दो वहां से। दिव्या आप ज्यादा बोल बोल मत करो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एसिंक टास्क क्लास का कैसे यूज कर। देखो एसिंक टास्क क्लास का उपयोग क्यों करेंगे हम, तो मैंने आपको बताया था कि देखो मल्टी थ्रेडिंग, जावा एज वी नो जावा is a multi-threading programming language. Now in Android, our application can also perform several tasks at the same time. तो हमारी एप्लीकेशन में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही समय पे एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए प्रोग्रामिंग तो हम जावा में ही करते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग थ्रेड्स बना सकते हैं और जो भी टास्क हमें रन करवाने हैं सेपरेटली वो सभी टास्क हम अलग अलग थ्रेड्स को दे देंगे। तो एंड्रॉइड में थ्रेड्स बनाने के लिए जो जावा का मैकेनिज्म है वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास दिया गया है एसिंक टास्क क्लास। कौन सा क्लास? एसिंक टास्क। लेकिन आपको चाहे आप जो भी रास्ता यूज करो, आप मल्टी थ्रेडिंग वाला जावा का विकल्प यूज करो या फिर ये एसिंक टास्क क्लास यूज करो, आपको ये याद रखना है कि जो आप सेकेंडरी थ्रेड बना रहे हो, चाइल्ड थ्रेड, उसमें से आप लेआउट मतलब स्क्रीन के कंपोनेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ। तो शायद आपको याद हो तो मैं आपको वापस वो रिवाइज करवा दूं कि देखो अगर हम मल्टी थ्रेडिंग करते हैं एंड्रॉइड में, ठीक है, तो अगर हम जावा का मैकेनिज्म यूज करते हैं कि भाई आइदर इम्प्लीमेंटिंग रनेबल और एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ओके, तो क्या होगा कि जब आप आपका चाइल्ड थ्रेड बनेगा ना, इट कैन नॉट एक्सेस द व्यूज ऑफ योर लेआउट। ओके, क्योंकि जो व्यू है ना, देखो ये जो हम चाइल्ड थ्रेड बनाते हैं ना वो बनता कहाँ पे है, वो किस पेरेंट थ्रेड में से बनता है। मतलब हम चाइल्ड थ्रेड बनाने का कोड कहाँ पे लिखते हैं? अगर हम स्टैंडर्ड जावा की एप्लीकेशन बनाते हैं तो पता है ना, हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं। तो वो वॉइड मेन जो होता है ना जावा में, वो क्या होता है, वो अपना मेन थ्रेड होता है। क्या होता है? मेन थ्रेड। और जब हम उसके अंदर किसी थ्रेड को बनाते हैं ना तो ये उसका चाइल्ड थ्रेड बनता है। इसी तरह से यहाँ पे एंड्रॉइड में जो अपनी मेन एक्टिविटी है ना, अपनी एक्टिविटी, वो क्या है? पेरेंट थ्रेड है। यहाँ पे हम उसको यूआई थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूआई थ्रेड, मतलब यूजर इंटरफेस वाला थ्रेड की जो अभी क्लाइंट को दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जितने भी चाइल्ड थ्रेड्स बनाएंगे, जितने भी हम यहाँ से दूसरे थ्रेड्स बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? चाइल्ड थ्रेड्स। तो चाइल्ड थ्रेड्स जो भी है कैन नॉट एक्सेस दी यूआई कंपोनेंट्स। तो अगर आप ये जावा का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हो थ्रेड बनाने के लिए, और उसमें से अगर आपको चाइल्ड थ्रेड में से अगर आपको यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स को एक्सेस करना है तो आपको वहां पे और एक अंदर थ्रेड बनाना पड़ेगा चाइल्ड थ्रेड के अंदर।
और उसके लिए आप एक मेथड का यूज कर सकते हो, रन ऑन यूआई थ्रेड, और यहां पे आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है रनेबल का रेफरेंस। ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, रन ऑन यूआई थ्रेड। ये मेथड का नाम ही ऐसा है कि जिसके नाम से अपने को उसके काम का पता चल जाए। इस मेथड को हम कॉल करते हैं चाइल्ड थ्रेड में से, और फिर ये रन कहां पे होगा, मेन थ्रेड पे, यूआई थ्रेड पे। तो इस मेथड में जो हम यहाँ पे थ्रेड पास करेंगे ना, थ्रेड का रेफरेंस इस तरह से एनोनिमस इंप्लीमेंटेशन बना के यहां से हम एक्सेस कर सकते हैं व्यूज को। देखो, चाइल्ड थ्रेड में से डायरेक्टली नहीं कर सकते एक्सेस, लेकिन चाइल्ड थ्रेड में से मेथड कॉल कर सकते हैं रन ऑन यूआई थ्रेड, और फिर उसमें थ्रेड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एनोनिमस इंप्लीमेंटेशन बनेगा और उसके अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने व्यूज को। और दूसरा रास्ता अपने पास है, वो क्या है, दूसरा एक क्लास मैंने बताया था आपको, हैंडलर क्लास। उसकी एक मेथड है पोस्ट, वो भी हम कॉल कर सकते हैं चाइल्ड थ्रेड से, और वो भी रन होती है कहां पे, मेन इंटरफेस पे। उसके अंदर भी जो आर्ग्यूमेंट रहेगी वो ऐसे ही रहेगी, सी, हाँ, रनेबल का एनोनिमस इंप्लीमेंटेशन, और वहां से आप एक्सेस करोगे अपने चाइल्ड व्यूज को। ठीक है, तो ये मैंने आपको वीडियो में बताया था, मेरे ख्याल से वीडियो का नंबर तो मैं भूल गया, 57 58 ऐसा कुछ नंबर था। अब जो मैंने तीसरा विकल्प आपको बताया वो है एक क्लास की जो हम यहाँ पे बनाते हैं, वो है एसिंक टास्क क्लास, जो अपने को एंड्रॉयड में दिया गया है खास करके ऐसे टास्क करवाने के लिए। मतलब हम ये कब कब ऐसा सोचेंगे कि हम अलग से थ्रेड बना के रन करवाए, जब एक्चुअली हमारी एप्लीकेशन में, हमारी एक्टिविटी में कोई ऐसा टास्क होगा कि जिसको एग्जीक्यूशन में थोड़ा समय लगेगा, और जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तब अपने को क्लाइंट को उसको कुछ बताना नहीं है उसके बारे में। लेकिन जब वो खत्म होता है, वो टास्क जब खत्म होता है, अपना काम खत्म करता है, तो अंत में जो रिजल्ट जनरेट होता है वो अपने को बताना है क्लाइंट को। तो ऐसा हम सोच सकते हैं इसे यहाँ पे, कि वो जो टास्क है ना, वो पूरा हम एक अलग थ्रेड बना के उसमें रन करवाए, और जब रिजल्ट जनरेट होता है तो वो रिजल्ट वापस कम्युनिकेट करवाए हम मेन थ्रेड से, यूआई थ्रेड से। तो ऐसे कार्यों के लिए हम थ्रेड यहाँ पे बनाते हैं, और इसी पर्पस के लिए अपने को ये एसिंक टास्क क्लास दिया गया है, कि जो खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हमें उसका यूज करने के लिए हमें उसका एक सब क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, और देखो ये उसकी मेथड्स है, ऑन प्री एग्जीक्यूट, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड, पब्लिश प्रोग्रेस, ऑन कैंसल्ड एंड ऑन प्रोग्रेस अपडेट। देखो, आपको जो काम इसके पास करवाना है ना सेकेंडरी थ्रेड में, वो काम आपको लिखना पड़ेगा डू इन बैकग्राउंड मेथड के अंदर। ये सभी मेथड्स है कि जो आपको ओवरराइड करनी है। डू इन बैकग्राउंड मेथड है, उसके अंदर आपका वो कोड रहेगा कि जो आपको बैकग्राउंड में रन करवाना है। ठीक है, और वो पूरा कोड आपका मेन थ्रेड के बाहर रन होगा, चाइल्ड थ्रेड के अंदर। फिर ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड, अब ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड है ना, वो आपकी मेन थ्रेड पे रन होगी, तो उसमें से आप मेन थ्रेड के कंपोनेंट्स एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, डू इन बैकग्राउंड जब खत्म हो जाएगी, डू इन बैकग्राउंड में जो कोड लिखा है आपने वो रन हो गया, उसके बाद ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड रन होगी, मतलब कि एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद। और ये मेथड कौन सी, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड भी कहां पे रन होगी, सॉरी मेन थ्रेड में रन होगी। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप डाउनलोडिंग कर रहे हो, आपकी एप्लीकेशन में से अभी एक फाइल डाउनलोड होने वाली है, और उस डाउनलोडिंग को होने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप उसको सेकेंडरी थ्रेड में करवाना चाहते हो, तो आप इस क्लास का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हो। प्री एग्जीक्यूट में आप ऐसा लिख दो, प्री एग्जीक्यूट मेथड में आप ऐसा लिख दो कि डाउनलोडिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट, तो क्लाइंट को दिखाई देगा, क्योंकि दिखाई देने के लिए स्क्रीन पे आना चाहिए, और स्क्रीन एक्सेस हो सकती है ऑन प्री एग्जीक्यूट से। फिर आपकी डू इन बैकग्राउंड मेथड शुरू होगी, उसमें आपका वो कोड रन होगा जिसमें आप डाउनलोड कर रहे हो। अब डाउनलोड होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो नेटवर्क कनेक्शन यूज करेगा, डेटा यूज करेगा, वाईफाई कनेक्शन यूज करेगा, तो जितना भी समय लगता है उसको, वो पूरा टास्क रन होगा डू इन बैकग्राउंड मेथड के अंदर। अब समझ लो, सोच लो कि आपको डू इन बैकग्राउंड के अंदर आपने वो डाउनलोडिंग खत्म कर लिया, फाइनली डू इन बैकग्राउंड मेथड रन हो चुकी है, तो उसके बाद कौन सी मेथड रन होगी, अब ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट।
और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में आप क्लाइंट को मैसेज दोगे डाउनलोडेड कंप्लीटेड, डाउनलोड कंप्लीटेड, क्योंकि ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड कहां पे रन होगी? मेन थ्रेड में। डू इन बैकग्राउंड जो है वो चाइल्ड थ्रेड में रन होगी, तो वो डू इन बैकग्राउंड मेथड जो है वो यूजर इंटरफेस को एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन ऑन प्री एग्जीक्यूट एंड ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट दोनों रन होती है मेन थ्रेड पे, तो वो व्यू को एक्सेस कर सकती है। अब आपको शायद ऐसा भी लगे, ऐसी भी आवश्यकता हो कि भाई डू इन बैकग्राउंड में से जो टास्क हो रहा है वो कंप्लीट होने से पहले हर कुछ समय में आप इंटरफेस से, यूजर इंटरफेस से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, जैसे कि आप जो डाउनलोडिंग हो रहा है ना उसका स्टेटस क्लाइंट को दिखाना चाहते हो, 10% हो गया तो आप क्लाइंट को इन्फॉर्म करना चाहते हो 10% ओवर, अगेन जब नेक्स्ट 10% होता है तो आप वापस क्लाइंट को बताना चाहते हो कि भाई 20% ओवर, 30%। तो इसके लिए क्या करना होगा? डू इन बैकग्राउंड से आपको यूजर इंटरफेस थ्रेड के साथ कम्युनिकेट करना होगा, लेकिन मैंने बताया कि डू इन बैकग्राउंड मेथड के अंदर से आप चाइल्ड व्यू यूजर इंटरफेस के एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये मेथड दी गई है पब्लिश प्रोग्रेस, कि भाई जब जब डू इन बैकग्राउंड मेथड के अंदर से जब जब आपको अपडेट करना है प्रोग्रेस, कार्य कितना खत्म हुआ वैसा कुछ भी आपको मेन इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपको मेथड कॉल करनी है पब्लिश प्रोग्रेस। और जब आप पब्लिश प्रोग्रेस मेथड कॉल करोगे ना तो ये मेथड इंटरनली कॉल होगी ऑन प्रोग्रेस अपडेट, और इसमें जो कुछ भी लिखा है आपने वो रन होगा। और ये मेथड भी आपको बता दूं, ऑन प्रोग्रेस अपडेट जो मेथड है ना वो भी रन होती है मेन थ्रेड पे, इसका मतलब वो यूजर इंटरफेस को एक्सेस कर सकती है। और ऑन कैंसल्ड मेथड, आपने जो टास्क शुरू किया है उसको आप बीच में से कैंसिल करवा सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है इट रन्स ऑन यूआई थ्रेड, डू इन बैकग्राउंड हैंडल्स बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, पब्लिश प्रोग्रेस इन्फॉर्म द यूआई थ्रेड about the background process, and on post execute runs on the UI thread to give a final update। देखो ये छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल डू इन बैकग्राउंड का यूज किया है, ठीक है। अब देखो हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने एक छोटे से प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी बनाऊंगा अपनी एप्लीकेशन में। इस एक्टिविटी को मैं नाम देता हूं एसिंक डेमो 2, ठीक है। एसिंक डेमो 2 में ऐसा नाम देता हूं इस एक्टिविटी को। अब इसका जो लेआउट है उसमें लेआउट में पहले जाके मैं लेआउट चेंज करता हूं, रिलेटिव लेआउट, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक रखूंगा मैं टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू कुछ डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट व्यू सेंटर में। ठीक है, मैंने इस तरह से एक टेक्स्ट व्यू ले लिया और वो अपनी स्क्रीन में सेंटर में अभी रख दिया डेटा, ठीक है। अब बेबी स्क्रीन फुल स्क्रीन नहीं है आपकी। अब मैं क्या करूँगा, अपनी एक्टिविटी में जाके, यहाँ पे एक्टिविटी में जाके मुझे एसिंक टास्क क्लास का यूज़ करना है ना, तो एसिंक टास्क क्लास का यूज़ करने के लिए मुझे एसिंक टास्क क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बनाने के बाद उसको रन भी करवाना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं अपने इस क्लास के अंदर, ये जो भी नाम है क्लास का, इसके अंदर यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास माई टास्क ऐसा नाम देता हूँ, एक्सटेंड्स एसिंक टास्क,
देखो एसिंक टास्क ये पहला वाला आपको सिलेक्ट करना है। अब जब आप एसिंक टास्क क्लास सिलेक्ट ऐसे एक्सटेंड करते हो ना, तो वो जेनरिक क्लास है। याद है ना जावा में जेनरिक क्लास का कॉन्सेप्ट, कि उसमें टाइप पैरामीटर आपको पास करने होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 3 टाइप पैरामीटर पास करने होंगे। पहला पैरामीटर जो आप पास करोगे वो क्या होगा पता है? वो होगा कि आप डू इन बैकग्राउंड से, सॉरी, डू इन बैकग्राउंड में जो आप आर्ग्यूमेंट लोगे, अगर लोगे तो वो कौन से टाइप की होगी। अगर कोई आर्ग्यूमेंट हम डू इन बैकग्राउंड में लेना नहीं चाहते तो हम यहाँ पे वॉइड लिखेंगे, मतलब कुछ नहीं। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे होगी वो क्या होगी पता है? कि आप डू इन बैकग्राउंड के अंदर से पीरियोडिकली अगर अपडेट करवाओगे प्रोग्रेस को, तो वो कौन से टाइप का होगा अगर हम करवाएंगे तो। अगर हम कुछ नहीं करवाएंगे प्रोग्रेस अपडेट तो कोई बात नहीं, तो उसको भी वॉइड रखेंगे। तीसरा कि भाई आप डू इन बैकग्राउंड से जो रिजल्ट रिटर्न करोगे वो कौन से टाइप का होगा फाइनली, सब कुछ खत्म होने के बाद। तो सपोज मैं वो भी कुछ नहीं करूंगा तो उसे भी हम क्या रखेंगे? वॉइड, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने एसिंग टास्क क्लास, मैंने बताया कि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो उसकी कुछ मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट मेथड्स। तो देखो यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड, देखो जैसे ही हमने यहाँ पे पैरामीटर लिखे ना, आप देखो उसकी असर यहाँ पे भी हो गई। डू इन बैकग्राउंड, अंदर आर्ग्यूमेंट कौन सी? यहाँ पे जो लिखी है वो। रिटर्न टाइप कौन सी? यहाँ पे लास्ट में लिखी है वो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अपना टेक्स्ट व्यू है ना, कहाँ गया ये वाला, उसको हमने आईडी नहीं दिया है। ठीक है, उसको मैं आईडी देता हूँ txt रिजल्ट। ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को मैं डिफाइन करता हूँ, टेक्स्ट व्यू टीवी, और फिर यहाँ पे उसका रेफरेंस रिट्रीव करता हूँ, टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.txt रिजल्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं डू इन बैकग्राउंड से मैं क्या कर रहा हूँ? tv.set text from do in बैकग्राउंड, फ्रॉम डू इन बैकग्राउंड, ऐसा मैंने टेक्स्ट सेट करवा दिया। अब देखो यहाँ पे रेड लाइन की एरर आ रही है, इसलिए क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना जरूरी है। कुछ रन नहीं करना चाहते तो नल, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप एज एन ऑब्जेक्ट मेंशन की है वॉइड, एक वी कैपिटल है, मतलब कि क्लास। अब देखो इस तरह से सिंपली हमने ये टास्क डिफाइन कर दिया। अब ये टास्क मुझे रन करवाना है, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन शुरू हो तो रन करवाना है। तो ऑन क्रिएट के अंदर ही लिखेंगे माई टास्क, टास्क इक्वल टू न्यू माई टास्क। ये जो हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया माई टास्क, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको रन करवाने के लिए हमें मेथड कॉल करनी है एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट मेथड में हम चाहे तो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मिलेगी डू इन बैकग्राउंड में। लेकिन हमने डू इन बैकग्राउंड में जो आर्ग्यूमेंट टाइप रखी है वो क्या रखा है? वॉइड, मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ से भी कुछ पास नहीं करेंगे। ठीक है। अब सिंपली इस एक्टिविटी को चेक करते हैं, यहाँ से मैनिफेस्ट में जाकर। ये कौन पार्थ आया है कि आनंद आया है? पार्थ, ओके। मैंने अभी रन करवाया है एक्टिविटी। दिव्या बहन प्लीज साइलेंस।
देखो ये अपना फ्रॉम फ्रॉम डूइंग बैकग्राउंड, यहाँ पे जो लिखा हमने वो अपने टेक्स्ट व्यू पे आ गया है। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे ओवरराइड किया है डूइंग बैकग्राउंड को, और उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं की, लेकिन मैंने बताया कि हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टास्क डॉट एग्जीक्यूट किया, अगर हमने टास्क डॉट एग्जीक्यूट और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनजेएस एमटीआई, अगर यहाँ से मैं इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ तो वो यहाँ पे भी मुझे लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइप की, तो वो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि जब हम इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें पैरामीटर पास करने होते हैं। जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है कि डू इन बैकग्राउंड में जो आर्ग्यूमेंट होगी वो कौन से टाइप की होगी। देखो तो जो पहला यहाँ पे पैरामीटर है ना, उसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ स्ट्रिंग। સર સ્ક્રીન નથી દેખાતી.
ये सर अनम्यूट तो करो। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा है फर्स्ट पैरामीटर में, तो यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड में जो आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की, लेकिन अभी यहाँ पे वॉइड है, इसलिए ये देखो एरर बता रहा है, ओवरराइड में एरर बता रहा है। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट रखेंगे हम कौन सी टाइप की रखेंगे, स्ट्रिंग टाइप की। और सपोज इसको मैं नाम देता हूं एस, और यहाँ पे जो 3 डॉट्स है ना वो क्या बता रहे हैं पता है, कि जो आर्ग्यूमेंट है वो मल्टीपल टाइप की होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सॉरी, आर्ग्यूमेंट है वो मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो अभी क्या होगा, देखो यहां से जो हमने पास किया वो एक स्ट्रिंग है, वो किस में आ जाएगी, इस एस में, लेकिन ये एस जो है वो एरे होगा। तो लिख दे टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, और उसमें मैं अगर लिख दूं S0, मतलब जो पहला एलिमेंट है ना वो आना चाहिए यहाँ पे टीवी में। तो क्या होगा कि पहला एलिमेंट कौन होगा, ये SMTI, और दूसरा एलिमेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कहने का मतलब पहला पैरामीटर लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड में जो आर्ग्यूमेंट होगी वो कौन से टाइप की होगी उसके लिए। देखो ये सेकेंडरी थ्रेड से हमने इसको NJSMTI यहाँ पे सेट करवाया, वो यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट हमने पास किया था, इसलिए अगर हम इंटीजर पास करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंटीजर भी पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं 5 पास कर दूं 5, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, इंटीजर, INT नहीं, क्लास लिखना पड़ेगा, इंटीजर क्लास, क्योंकि यहाँ पे wrapper टाइप पास करनी है इंटीजर। और सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज, ठीक है। अब सपोज मुझे ऐसा करना है कि यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट पास हो रही ना उतनी बार मुझे एक लूप चला के डिस्प्ले करना है, और उसमें बीच में मुझे स्लिप करवाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 5 पास किया है ना, वो 5 अपने को मिलेगा इस वैल्यूज के अंदर एज ए फर्स्ट एलिमेंट। तो हम एक यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5 एंड I प्लस प्लस, ठीक है। और लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हर बार टीवी जो है अपना मतलब कि टेक्स्ट व्यू, उसमें सेट टेक्स्ट करवाएंगे प्रोग्रेस I मल्टीप्लाई 20, जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ I मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस परसेंटेज, ऐसा मैंने डिस्प्ले करवाया टेक्स्ट व्यू पे, ठीक है। और फिर मैं कुछ देर के लिए थ्रेड को स्लिप करवाना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में, थ्रेड डॉट स्लिप फॉर 500 मिली सेकेंड्स, और उसके बाद कैच ब्लॉक में इंटरप्टेड एक्सेप्शन कैच में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बैकग्राउंड में हमने बैकग्राउंड में एक ऐसा टास्क करवाया कि जो 2.5 सेकंड जितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, 2.5 सेकंड्स, क्योंकि ये लूप हमने चलाई है 5 टाइम्स, और हर बार लूप के अंदर हम आधी सेकंड के लिए थ्रेड को स्लिप करवा रहे हैं। तो ये टास्क खत्म होने में कितना समय लगाएगा, 2.5 सेकंड का समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ से डू इन बैकग्राउंड को आर्ग्यूमेंट मिल रही है, वो हमने पास किए है ऑन क्रिएट से 5। अब हम इसको रन करवाते हैं।
देखो वो टास्क खत्म भी हो गया और फिर एप्लीकेशन क्लोज भी हो रही है। I multiply by 20, 5 multiply by 20 100 फिर नल, रिटर्न कर दिया फाइनली नल। अब देखो ये तो हमने केवल यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड का ही यूज किया है, लेकिन मैंने आपको और भी मेथड्स बताई इसकी लाइफ साइकिल में जो हम यूज कर सकते हैं। देखो ऑन प्री एग्जीक्यूट, पोस्ट एग्जीक्यूट, पब्लिश प्रोग्रेस, ठीक है। तो देखो ऑन प्री एग्जीक्यूट ओवरराइड करनी है हमें ऑन प्री एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे प्री एग्जीक्यूट जो मेथड है वो मेन थ्रेड पे रन होती है, तो यहाँ से हम सेट एक्स करवा सकते हैं प्रोसेस स्टार्टिंग, ऐसा हम लिखते हैं। चलो प्रोसेस स्टार्टिंग, फिर अपने को जब जब डू इन बैकग्राउंड मेथड के अंदर से जब जब अपने को प्रोग्रेस अपडेट करवाना है तो हम डायरेक्टली यहां से नहीं करवाएंगे टेक्स्ट व्यू में, लेकिन क्या करेंगे पब्लिश प्रोग्रेस, और कितना करना है आई मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। अब पब्लिश प्रोग्रेस जो है मैंने बताया आपको, वो उसमें भी आपको डेटा पास करना होगा, और पब्लिश प्रोग्रेस में जो आप डेटा पास करते हो ना वो कौन सी टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे जो सेकंड टाइप है ना वो, अभी हमने शुरू में वॉइड लिखी है, तो वॉइड मतलब कि पब्लिश प्रोग्रेस में आप कुछ पास नहीं कर सकते, लेकिन हमें पास करना है कौन सी टाइप का प्रोग्रेस, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे भी सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या रखेंगे हम, इंटीजर। तो देखो यहाँ से एरर चली गई, ठीक है। अब पब्लिश प्रोग्रेस को मैं लिखता हूं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के बाद में, और यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में हम 1000 पास करते हैं, तो हर साइकिल में 1 सेकंड का वो विराम लेगा और फिर प्रोग्रेस पब्लिश करेगा। कहां से कर रहा है ये, डू इन बैकग्राउंड से। तो डू इन बैकग्राउंड से जब प्रोग्रेस पब्लिश हो रहा है तो वो कहां पे जाएगा, ऑन प्रोग्रेस अपडेट में। देखो आ गई इंटीजर अपने आप, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड टाइप जो लिखी वो इंटीजर लिखी है, तो अपने आप यहाँ पे इंटीजर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू पास होगी वो क्या होगी पता है, हमने यहाँ से जो पास किया है ना वो आई मल्टीप्लाई 20। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करना है उसको, सेट टेक्स्ट प्रोग्रेस इक्वल टू, और फिर ये भी एरे होगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज ऑफ 0 करना है। तो ये क्या हुआ, ऑन प्री एग्जीक्यूट में हमने शुरू में बता दिया ऑन प्री एग्जीक्यूट कब कॉल होगी, डू इन बैकग्राउंड से पहले। ऑन प्री एग्जीक्यूट के बाद डू इन बैकग्राउंड कॉल होगी, उसके अंदर हर 1 सेकंड में ऑन प्रोग्रेस अपडेट मेथड कॉल होगी, और फाइनली जब डू इन बैकग्राउंड खत्म हो रही है तो उसके बाद मेथड कॉल होगी ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। और अगर हम डू इन बैकग्राउंड से अंत में जो रिजल्ट तैयार हुआ है उसको हम भेजना चाहते हैं पोस्ट एग्जीक्यूट को, तो वो हम भेज सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट में वैल्यू पास करनी होगी, ठीक है। तो सपोज कि मुझे टास्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऐसा एक टेक्स्ट भेजना है, तो यहाँ पे थर्ड टाइप जो है, थर्ड पैरामीटर, यहाँ पे क्लास डेफिनेशन में थर्ड पैरामीटर वो मुझे रखना होगा उस टाइप का, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि डू इन बैकग्राउंड से मैं रिटर्न जो करूंगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगी। देखो मैंने रिटर्न क्या करवाया, स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप भी मुझे क्या रखनी होगी, स्ट्रिंग, और यहाँ पे थर्ड पैरामीटर भी क्या रखना होगा, स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे थर्ड पैरामीटर जो रखा वो स्ट्रिंग टाइप का रखा, तो उसी टाइप का डेटा जाएगा यहाँ पे पोस्ट एग्जीक्यूट में। देखो यहाँ पे इसको हम निकाल देते हैं, वापस ओवरराइड करते हैं ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे डेटा आ गया स्ट्रिंग टाइप का अपने आप। अब उस स्ट्रिंग को हम डिस्प्ले करवाएंगे टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट एस। तो यहाँ पे जो एस है वो क्या है, जो पैरामीटर पास हुआ है वो, और वो कहां से हुआ है पता है, यहां से डू इन बैकग्राउंड से जो हमने रिटर्न करवाया लास्ट में वो कहां पे मिलता है, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में, ठीक है। अब हम इसको रन करवाते हैं।
ये जो आपके सामने आउटपुट आया टास्क सक्सेसफुल, वो कहां पे लिखा हुआ है? वो हमने लिखा है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में। तो अंत में ये मेथड रन हो गई, ठीक है। शुरू में कौन सी मेथड रन हुई थी? ये प्रोसेस स्टार्टिंग, लेकिन अपने को वो दिखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके तुरंत बाद ये रन हो गया अपना लूप। इसलिए अगर यहाँ पे हम थोड़ा और टाइम दे दे, सपोज कि 3 सेकंड का टाइम देते हैं हम, ठीक है, तो शायद अपने को वो लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अब मैं इसको रन करवाता हूं। देखो प्रोसेस स्टार्टिंग, प्रोग्रेस 20, फिर अब हर 3 सेकंड के बाद वो अपडेट देगा। मतलब ये तो हमने मैन्युअली सब कुछ करवाया, हम 3 सेकंड का वैसे ही जस्ट स्लिप करवा रहे हैं। लेकिन इसका सही उपयोग कब होता है पता है? ये एसिंक टास्क का, कि जब हम कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं कि जिसको एग्जीक्यूशन होने में डिपेंड ऑन दी नेटवर्क कनेक्टिविटी, डिपेंड ऑन दी डेटा कनेक्टिविटी अवेलेबल, इट मे टेक सम टाइम। तो देखो मैंने जो शुरू में आपको एग्जांपल्स दिए कि हम अगर ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जो डेटाबेस से डेटा ले रहा है और डेटाबेस अपना है रिमोट सर्वर पे, तो हो सकता है उस प्रोसेस में डेटा अपनी एप्लीकेशन से डेटाबेस तक पहुंचाने में समय लगे। अगर हम डेटा को रीड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो डेटाबेस से डेटा आने में भी समय लग सकता है। तो ऐसे टास्क को हम मेन थ्रेड पे रन नहीं करवाएंगे, ऐसे टास्क को हम सेकेंडरी थ्रेड में रन करवा सकते हैं। तो जो कोड हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटा को एक्सेस करने के लिए लिखना है रिमोट डेटाबेस से, वो टास्क हम कहां पे लिख सकते हैं? डू इन बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। बस हमें वो जानना है कि डेटाबेस, रिमोट डेटाबेस में डेटा भेजने के लिए, मतलब या तो इंसर्ट करने के लिए या तो एक्सेस करने के लिए क्या कोड यूज करना है, कौन से क्लासेस, कौन से पैकेज। लेकिन जो मैकेनिज्म हम इंप्लीमेंट करेंगे वो ये वाला कि डू इन बैकग्राउंड के अंदर वो हम कोड लिखेंगे कि जो अपने को बैकग्राउंड में रन करवाना है, ठीक है। हम अभी तो देखो हमने यहाँ पे कोई बटन वगैरह कुछ नहीं लिया, अदरवाइज हम यहाँ पे एक बटन भी ले सकते हैं, ठीक है। बटन का कैप्शन दे दिया हमने स्टार्ट टास्क, और फिर हम अपनी एक्टिविटी के अंदर एक मेथड डिफाइन करेंगे डू टास्क, जिसमें आर्गुमेंट पास करेंगे व्यू, और फिर इस मेथड के अंदर हम ये जो अपना माई टास्क है ना वो शुरू करवाएंगे इस मेथड के अंदर। कौन सी मेथड? जो हमने बनाई डू टास्क, ठीक है। अब क्या होगा कि डू टास्क को हम कॉल करवाएंगे बटन के ऑन क्लिक में, डू टास्क हो गया। अब क्या होगा कि जब क्लाइंट एप्लीकेशन रन करेगा और बटन पे क्लिक करेगा तब जाके वो टास्क शुरू होगा जो हमने लिखा है। देखो ये पहले समझ लोगे ना आप, एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे फिर डेटाबेस वाला आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो दोनों चीज आप साथ में ही समझोगे, ये कॉन्सेप्ट भी और डेटाबेस वाला भी, तो दोनों चीज समझनी पड़ेगी। इसलिए पहले आपको ये करवाया
और फिर अब क्या होगा कि जब हम डेटाबेस का लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे तो केवल हमें डू इन बैकग्राउंड के अंदर ही कोड लिखना है, बाकी की चीजें हमें पता है। ये क्लास जो है वो एक क्या कहेंगे हम इसको, नेस्टेड क्लास है जो हमने ये अपना एक्टिविटी क्लास के अंदर बनाया है। यहाँ पे शायद थोड़ी देर लगेगी एबीडी को लॉन्च होने में। मीनवाइल तो पूछ सकता है। ओम, दिव्या। Has anybody any question? देखो अभी अभी क्या होगा कि हम जब स्टार्ट टास्क पे क्लिक करेंगे तब वो स्टार्ट होगा टास्क। ठीक है, और फिर ये प्रोग्रेस अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो आया समझ में दोस्तों?
यही चीज़ अगर हम अपने नॉर्मल थ्रेड के द्वारा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा मैंने बताया था ना पहले कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसे कि यही चीज़ जो यहाँ पे हमने मेथड लिखी है उसको यहाँ पे मैं डू टास्क वन नाम दे दूं मेथड को, डू टास्क वन। और यहाँ पे जो हमने एसिंग टास्क का यूज किया है उसकी बजाय अगर हम ये जावा का जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट न्यू रनेबल, उसका यूज करें अगर न्यू रनेबल और सॉरी न्यू रनेबल और फिर डॉट स्टार्ट, नहीं 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 ऐसा नहीं आएगा। न्यू रनेबल यहाँ पे थ्रेड t इक्वल टू न्यू थ्रेड, फिर आर्ग्यूमेंट न्यू रनेबल, ठीक है। और फिर यहाँ पे फाइनली उस थ्रेड को स्टार्ट कर देते, स्टार्ट। अगर ये इस तरह से हम थ्रेड बनाते हैं तो जो कुछ हमने डू इन बैकग्राउंड में लिखा ना, ये वाला कोड, वो कहाँ पे आ जाएगा, वही कोड अपना यहाँ पे आएगा। और फिर हाँ ये पब्लिश प्रोग्रेस निकल जाएगा। और फिर क्या होगा कि यहाँ से अगर हम प्रोग्रेस को पब्लिश करवाना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे टीवी डॉट सेट टेक्स्ट ऐसा। देखो ये जो हमने पहले डू इन बैकग्राउंड में किया था वही सब कुछ हमने अभी थ्रेड में लिख दिया, ठीक है। और फिर उस थ्रेड को स्टार्ट भी करवा दिया। ये जावा का कॉन्सेप्ट कि हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, रनेबल का रेफरेंस दिया उसको, रनेबल का एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन बनाया, रन मेथड को ओवरराइड किया और जो टास्क है अपना वो रन मेथड के अंदर लिख दिया। अब अगर हम इसको रन करवाए लेकिन यहाँ पे पहले डू टास्क वन को कॉल करते हैं जिससे ये अपना ये कोड रन हो, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको। देखो ये जैसे ही स्टार्ट टास्क को कॉल किया बंद हो गया। और देखो यहाँ पे कुछ एरर भी आ गई। और एरर में क्या कहा गया, देखो कौन सी लाइन में एरर आई है, ये वाली। ध्यान से देखो इस लाइन में एरर क्यों आई है। देखो यहाँ पे उसका उल्लेख भी किया है जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि कॉल्ड फ्रॉम रॉन्ग थ्रेड एक्सेप्शन ओनली द ओरिजिनल थ्रेड दैट क्रिएटेड a view can touch its view। मतलब जिस मेन थ्रेड से व्यू को डिस्प्ले किया गया है वहीं से उसको एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन हम तो उसको चाइल्ड थ्रेड से एक्सेस कर रहे हैं, दूसरे थ्रेड से। तो ये लाइन जो लिखी है ना टीवी मतलब टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू को हम इस चाइल्ड थ्रेड के अंदर से यूज नहीं कर सकते। और फिर भी अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रन ऑन यूआई थ्रेड और दूसरा एक थ्रेड बनाना पड़ेगा कि जो यूजर इंटरफेस थ्रेड पे रन हो इस तरह से। और उसकी जो रन मेथड है वहां पे जाके अपने को ये लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। और वहां पे देखो ये आई जो है वो इनएक्सेसिबल है, तो आई वहां तक पहुंचाने के लिए ओके इसको हमें फाइनल तो बना नहीं सकते इसको यहाँ से एक्सेस करने के लिए।
देखो अभी ये हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है, टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट अभी चेंज हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसको चाइल्ड थ्रेड के अंदर वापस एक दूसरा थ्रेड बना के उसके अंदर रन किया है, और ये जो दूसरा थ्रेड हमने बनाया ना, मतलब तीसरा थ्रेड, वो रन होगा मेन यूआई थ्रेड पर, इसलिए वो टेक्स्ट व्यू को एक्सेस कर रहा है और कर सकता है। यही लाइन अगर हमने यहाँ पे लिखी होती ना, तो इट वाज गिविंग एरर, मतलब द चाइल्ड थ्रेड और द सेकेंडरी थ्रेड कैन नॉट एक्सेस द व्यूज ऑफ यूआई थ्रेड। लेकिन आप करना चाहते हो तो यूआई थ्रेड पे एक रन कराओ थ्रेड को। देखो ये जो मेथड हमने कॉल की ना, वो किस लिए की, रन ऑन यूआई थ्रेड, यूजर इंटरफेस थ्रेड पे रन करवाने के लिए। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था, वो क्या है, हैंडलर क्लास। हैंडलर क्लास और उसकी मेथड पोस्ट। अगर ये यहाँ पे यूज करना नहीं चाहते हो आप, तो यहाँ पे आपको एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हैंडलर। ठीक है, जैसे आपको बता रहा हूं, ये करना आवश्यक नहीं है आपको, हैंडलर, और फिर हैंडलर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपने ऑन क्रिएट में रिट्रीव करेंगे, बनाएंगे। इसमें रेफरेंस पास करना होगा अपने को, नहीं जरूरी तो नहीं लगता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो रन ऑन यूआई थ्रेड किया है उसकी जगह पे क्या करेंगे, हैंडलर डॉट पोस्ट, बस बाकी का सब कुछ एज इट इज। ये दूसरा तरीका हो गया, अगर आप कोर जावा का मल्टी थ्रेडिंग का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो। लेकिन यहाँ पे ज्यादा अच्छा है एसिंक टास्क क्लास, है ना, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए है कि आप इसमें ऐसे टास्क रन करवा सको, और फिर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन यू कैन कम्युनिकेट विद द मेन थ्रेड ऑल्सो। ओके, सो ये था एसिंक टास्क, और अब नेक्स्ट सेशन में हम इसका यूज करके डेटा को एक्सेस करेंगे। हैज एनीबॉडी एनी डाउट फ्रेंड्स? नो सर। Okay, okay. Now you can continue with Jignesh sir's lecture.